सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, तो उसका पहला सूत्र है कि जीवन में व्यवस्था हो, जीवन में अनुशासन हो। जीवन में जब अनुशासन और व्यवस्था होती है, तो जीवन सुचारू रूप से चलता है और जीवन सुंदर रहता है। आप किसी के घर में जाइए, अगर उस घर के सारी वस्तु व्यवस्थित जगह रखी हो, सही जगह ड्राइंग टेबल हो, सही जगह अलमारी हो, सही जगह खिड़की हो, सही जगह वो फोटो टंगे हो, सब सही जगह व्यवस्थित हो, तो वो घर सुंदर लगता है, देखने में लगता नहीं। अब आप टिकली, हमारी माताएं अपने माथे पर टिकली लगाई है, उसको गाल में लगा ले तो अच्छा दिखेगा क्या? भाई एक व्यवस्था है कहाँ लगाना है, हाँ? आप फूली यहां पर पहने हो, कहीं यहां पर पहन ले तो नहीं दिखेगा ना, व्यवस्था है एक। तो कहां पर लगाने से, आप सबको पता है कि टिकली कहां लगाएं तो चेहरा सुंदर दिखेगा। अब लिपस्टिक को आप होंठ में न लगा करके अगर के भौंवे में लगाने लग जाए, ऐसे आ गए हैं काले काले आज। तो आप और हम सबको पता है कि लिपस्टिक को कहाँ लगाएंगे, कितने एंगल पर लगाएंगे, किस कलर का लगाएंगे तो ही अच्छा दिखेंगे। सही है ना? मैं बहुत बारीक चीजों की चर्चा करता हूं। ऐसे ही जीवन के मूल्यों को समझिए इन बातों से। हमारा चेहरा तब सुंदर दिखता है जब हम कलर पसंद करते हैं, साइज पसंद करते हैं, डिजाइन पसंद करते हैं, मैचिंग करते हैं, तो शरीर और चेहरा सुंदर लगता है। सब कपड़े में सब आदमी सुंदर भी नहीं लगता, कितनों कीमती पढ़ा पहना लीजिए, केवल कपड़े मात्र से सुंदरता नहीं आ जाती है, कपड़े का तौर तरीका भी होना चाहिए, आपके पोशाक का भी सही व्यवस्था होनी चाहिए, तब जाकर के आपके तन स्वस्थ सुंदर दिखते हैं, चेहरे सुंदर दिखते हैं। तो सोचिए जरा, एक छोटे से टिकली को बदल देने से आपका चेहरा बदसूरत लगने लगता है। जो लिपस्टिक आपने होठ पे लगाए हैं, अगर उसको कोई गाल पर और चेहरे पर पोत ले तो वो बेकार दिखने लगेगा। हाँ? एक छोटी सी व्यवस्था को तोड़ने से। ऐसे जब हम अपने जीवन की व्यवस्था को तोड़ते हैं, अपनी मर्यादा को तोड़ते हैं, गलत ढंग से बोलते हैं, जैसे गलत ढंग से करने से, गलत ढंग से उपयोग में लाने से, गलत जगह हम यूज करने से हमारी सुंदरता खराब हो जाती है। ठीक है ना? खीर बना रहे हैं, बढ़िया चावल है बासमती का, दूध भी है भाई, घर में तो दूध मिलता है, तो आपने 100 लीटर दूध उपयोग कर लिए, बढ़िया बासमती का चावल डाल लिए, सब चीज आपने पक्का किया, पकाने में कोई कसर नहीं किया, बस एक गलती हो गई, शक्कर के जगह में नमक डल गया। खीर अच्छी बनेगी कि बेकार हो जाएगी? बनाने में कोई कमी नहीं, सामग्री में कोई कमी नहीं, बस एक तरीका में कमी है। क्या? आपने शक्कर के जगह क्या डाल दिए? नमक डाल दिए। इतनी जो कीमती खीर थी वो खराब हो गई। तो एक छोटी सी गलती से, एक छोटी सी चूक से कीमती और महत्वपूर्ण पौष्टिक खीर खराब हो सकती है। तो एक छोटे से आपके व्यवहार से, एक छोटे से आपकी बोल से आपका जीवन खराब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सोचिए जरा, विचार करिए। ये वैसे ही है, आपको पता है कि नमक डाल देने से खीर खराब हो जाती है, इसलिए आप कभी भी खीर में भूल से नमक नहीं डालते हैं। तो क्या आप और हमें ये पता नहीं है कि सासू माँ को कड़वी बात बोलेंगे तो हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। अगर बहू को मैं गलत बात बोल देती हूँ, डांट देती हूँ या फिर अभद्र व्यवहार कर देती हूँ, तो इससे रिश्ते बिगड़ सकते हैं, व्यवहार खराब हो सकते हैं। यहाँ पर कैसे चूक हो जाती है? हम वस्तुओं में ध्यान रखते हैं कि वस्तु खराब ना हो पाए। हमारे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो भूल करके भी, कितनों भी वो बुद्धूहीन ही क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी चलाते समय पेट्रोल खत्म हो जाए तो वो भूल करके पानी क्या, वो मिट्टी तेल भी नहीं डालते हैं। कितनों शराबी से शराबी हो, उसको ये पता है कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल ही मुझे डालना है, नहीं डलाए रह सकता है, लेकिन कम से कम भूल से पानी और मिट्टी तो डालेगा नहीं। इतने याद है हमें। व्यवहार में हम बहुत कुशल लोग हैं, हमें पता होता है शरीर कैसे सजाना है,
भोजन कैसे सुंदर बनाना है, रंगोली कैसे सुंदर बनाना है, गाड़ी को कैसे मेंटेन करना है, मोबाइल को कैसे मेंटेन करना है, सब की कला तौर तरीका हमें पता है और पसंद है, सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल नहीं रखते, वो अपने जीवन का ख्याल नहीं रखते, अपने व्यवहार का अपने ख्याल नहीं रखते। सबसे ज्यादा इसी को बिगाड़ के रखे हैं। हम सब चीज बनाने का प्रयास करते हैं, मोबाइल बिगड़ गया तुरंत बनवाएंगे। हाँ? जैसे रिचार्ज खत्म हुआ तुरंत करो, एक दिन भी नहीं रुक सकते, आज तो 1 मिनट भी नहीं रह सकते। बात हो या ना हो, नेट तो पैक तो मिलना ही चाहिए, सही कि नहीं? एक दिन भी आप अपने मोबाइल को बिना रिचार्ज के, बिना चार्ज के, अगर मोबाइल चार्जिंग नहीं है तो ऐसा लगता है कि कोई छूट गए हमसे दूर। बड़ा ख्याल है मोबाइल का। गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो बिल्कुल आप डलाएंगे, उसका भी बड़ा ख्याल है। तो आपका मोबाइल बिगड़ गया, आप तुरंत बनवाते हैं। आपकी गाड़ी बिगड़ गई, आप उसको तुरंत बनाते हैं। आपके जितने भी संसाधन हैं उसके बिगड़ते ही आप बनाने लगते हैं। लेकिन आपकी मति, आपका मन खराब होता है, उसको आप कभी रिपेयरिंग कराते या बनाने का प्रयास करते नहीं है। आप सब चीज को साफ करते हैं, कपड़े साफ हो गए, पसंद नहीं है, बदल देते हैं। हमने तो देखा है कई माताएं दिन में 3-3 4-4 बार कपड़े बदल लेती हैं। सवेरे अलग, दोपहर में अलग, फंक्शन में जा हुआ तो अलग, और आ गए तो फिर से अलग, और सोते समय नाइट में नाइट ड्रेस फिर से अलग। सही कि नहीं? अच्छी बात है। अगर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, व्यवस्था है, तो समय के अनुसार कंफर्टेबल जिसमें महसूस हो वो पहनना भी चाहिए। मैं इसके विरोधी नहीं हूं। मैं पुराने संस्कार का नहीं हूं कि हमारे बहनें सलवार सूट ना पहन पाए। अगर हमारी बहू सलवार सूट अगर पहन लेती है, नाइट ड्रेस में रह लेती है, नाइटी पहन लेती, इसमें क्या बुराई है? तन ही तो ढकना है, मर्यादा ही तो रखना है। मर्यादा विहीन बस नहीं रहिए, तन ढकना चाहिए, मर्यादा से रहिए, लेकिन कैसे भी अगर सलवार सूट में रहे। अगर मेरी बेटी, मेरे घर की बेटी अगर सलवार सूट में है तो बहू के रूप में उसको बेटी समझ करके समझिए ना। जिस दिन आप अपने बहू को बेटी के रूप में देख लेंगे, उसका सारा पहनावा आपको पसंद आ जाएगा। ये इसलिए होता है ना, हमने बांट लिया है। बेटी तो बेटी है, बहू तो बहू है, दमाद तो दमाद है, और बेटा तो बेटा है, सब बांट लिए। जब रिश्ते दिल से होने लगेगा ना, और जब रिश्ते जब दिल से होते हैं उससे प्रेम जगता है, और प्रेम में सब समाहित हो जाता है। जब इस ढंग से हम दुनिया को देखेंगे ना, जब मेरी बेटी मेरे पास आकर के रो सकती है, मेरी बेटी मेरे पास में आकर के वो जिद कर सकती है, और मेरे चरणों में आकर के मेरे सीने से आकर लिपट सकती है, तो ससुर को इतना भी हक दे रखना चाहिए कि उसकी, जिसे आप उसको बहू समझते हैं, वो बहू आपके पास आकर कभी जिद भी कर दे, कभी रो भी ले, और आपके पास आकर के अपनी मन की बात को कह भी दे। तब कहते हैं, ये केवल मुख से कहना, पिता कहना, बेटी कहना, माँ कहना, बहू और बेटी कहना, ये कहने बस से नहीं, ये दिल से होना चाहिए। और जब दिल से होने लगता है ना, तो रिश्ते आपस में समाहित हो जाते हैं। फिर बेटी और बहू का जो रिश्ते का भेद है खत्म हो जाते हैं। ये रिश्ते तब खत्म होते हैं जब दिल से होता है। गुरु कबीर साहब ने कितना सुंदर कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाही, चारों युगन पुकारिया, सो संशय दिल माय। जब दिल से दिल मिलता है। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आदमी का, चाहे पति और पत्नी हो, मैं बहुत घरों में जाता हूं, आज पति और पत्नी के बीच में इतने अनबन होते जा रहे हैं, इतने एक दूसरे से दूर होते चले, दिख रहा है एक जगह, एक घर पे रहते हैं। कई बार तो ना लगता है कि देरान जेठान की लड़ाई पता चल जाती है, सास बहू की लड़ाई पता चल जाती है, बेटा और पिता की लड़ाई देखने में आ जाता है। लेकिन पति और पत्नी के रिश्ते ऐसे हैं कि न चाहते हुए भी जान वो बता नहीं सकते हैं, कैसे बताएं। और मैं देखता हूं कि अब कई घरों में जाता हूं, अब जो नजदीक होते हैं मेरे से शेयर करते हैं, तो मैं देखता हूं कि अधिकांश घरों में पति और पत्नी में बनते ही नहीं है।
बस बाहर के दिखावे के लिए माँ बाप के सामने हंस लेते हैं, एक दूसरे की बात मान लेते हैं, लेकिन आपस में उसका कोई तालमेल नहीं, मन मिलता नहीं, एक दूसरे से कभी शेयरिंग होता है नहीं। ये बहुत बढ़ रहा है। तलाक एक हद तक होता है, वो तो केवल सामाजिक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है। जब बहुत आगे बढ़ जाता है, जब कहते हैं ना कि पानी बहुत जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो होता है वो छलक करके आता है। लेकिन बहनों के दिल की दर्द को, भाई के दिल के दर्द को, यानी पति पत्नी के बीच में जो दर्द है ना, अगर उसके देखेंगे तो मुझे अगज़ब लगता है कि आज सबसे ज़्यादा घुटन भरी ज़िंदगी पति और पत्नी के रूप में लोग जी रहे होते हैं, क्योंकि वो खुल करके किसी से बात करते नहीं और एक दूसरे को, अपने माता को, सास को या पिता को बता पाते नहीं। बहू और सास लड़ती हैं, रिश्ते दिख लेते हैं, इसलिए लड़ते भी हैं, मिल भी जाते हैं। देरानी और जेठानी का भी अनबन हो गई और आप मिल लेते हैं, लड़ते हैं, ये भी लोगों को दिखता है, इसलिए समझाने लगते हैं। लेकिन बहुत घरों में ये तो पता ही नहीं चलता है कि बहू बेटा आपस में बनता नहीं है, पता ही नहीं चलता बहुत समय तक। कई महीने बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के अंदाजा लगता है कि दोनों में थोड़ा अनबन है, खटपट है क्या। अगर कोई बहुत नजदीकी मामला हो तो बता भी दे। कहने का मेरा तात्पर्य, गुरु कबीर साहब कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं, जब तक दिल से दिल नहीं मिलेगा, चाहे वो पिता और पुत्र का दिल हो, माँ बेटे का दिल हो, सास बहू का दिल हो, सास और बहू का दिल एक में मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए? जैसे बेटी के प्रति प्रेम होता है, ऐसे ही सास अपने बहू से प्रेम करने लगे, और ऐसे ही एक बहू अपने सास में अपनी माँ को देखने लगे। और दिल में मिलने का मतलब है दिल में उसके प्रति वो स्थान होना। दिल के मतलब हमारा भगवान, कहते हैं ना कि हमारा भगवान कहाँ बसता है? दिल में होता है। तो हमारा भगवान कहाँ है? जिस हम कबीर पंथ में हैं, ठीक है, बाहर वाले बाहर मानते होंगे, लेकिन यहाँ वाले कबीर पंथ में गुरु कबीर ने हमें निर्देश किया कि हमारा भगवान, हमारा परमात्मा कहाँ बसता है? दिल में बसता है। दिल माँ खोज दिलहि माँ खोजो, यह करीमा रामा। जो तिलमा ही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जग सके तो कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना। जही खोजत कल्पो गया, घट ही माइस मूड, बाढ़ी गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। तो मेरा परमात्मा, मेरा खुदा, मेरा ईश्वर, मेरा भगवान कहाँ है? वो घट में है। और किस रूप में है? हम भगवान किसको मानते हैं? तो अभी हमारे संत से सुना कि माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है, यही तो भगवान है। और इस भगवान को हमें कहाँ रखना चाहिए? दिल में रखना चाहिए। अगर ऐसा दिल में हम अपनों को रखते हैं, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं लोगों को कहता हूँ, सोशल मीडिया में हर लोगों का हज़ारों फॉलोअर होते हैं, हज़ारों मित्र होते हैं। इंस्टाग्राम में आपके सैकड़ों मित्र होंगे, फेसबुक में आपके सैकड़ों मित्र होंगे, व्हाट्सएप में आपके सैकड़ों मित्र होंगे, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में आपके सैकड़ों हज़ारों मित्र होंगे। पता नहीं, जिसको कभी चेहरा नहीं देखे, किसी से बात नहीं की, फिर भी आपके मित्र बने हुए हैं, जिसके पास आप घंटों चैट भी कर लेते हैं, लेकिन रियल ज़िंदगी में उसका आपका कोई मतलब होता नहीं है। टाइम वेस्ट होता है, टाइम पास होता है, लेकिन उससे आपकी ज़िंदगी से कोई मतलब, कोई सरोकार होता नहीं है। जब भी आपके जीवन में कोई तकलीफ आएंगी, कोई समस्या आएंगी, कोई परेशानियां आएंगी, जरूरत पड़ेंगी, तो वो मित्र कभी काम आने वाले नहीं जिसको आपने सबसे ज़्यादा समय बिताया। लेकिन जो मित्र परिवार के रूप में है, पड़ोस के रूप में है, जिसके बीच आप जीते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं और जिससे जीवन चलता है, उनके बीच में हम अनबन रहते, उन्हीं से दूर रहते हैं। आज मैं देखता हूँ समाज में, एक चीज आपसे मैं पूछूं और बताऊं कि आज सबसे ज्यादा आदमी किससे परेशान है? अपरिचितों से परेशान है कि परिचितों से परेशान है? किससे? परिचित से। और किस परिचित से? जिसको आप अपना समझते हैं। दुखी किससे है जी? अपने ही परिजनों से, जिसे आप अपना समझते हैं, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, माँ के रूप में, चाचा के रूप में, ताऊ के रूप में, जिसे आप अपना समझते पड़ोसी, आज आदमी वहीं से दुखी और परेशान है और लड़ता भी यही है। इसलिए हम अपने जीवन में एक मर्यादा लाएं, एक व्यवस्था लाएं, एक अनुशासन लाएं
और एक व्यवस्थित जीवन जिए। और इस सब के मूल में है मन व्यवस्थित हो। आज हमारा मन व्यवस्थित नहीं है, मन स्वस्थ नहीं है। अगर हमारा मन, सबके मूल में है मन, क्या है? मन। अगर हमारा मन स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ होने का दो तरीका है। एक फिजिकल रूप में, अगर हम मानसिक रूप से अवसाद से ग्रस्त हैं, चिंता से ग्रस्त हैं, टेंशन से ग्रस्त हैं, या इस प्रकार से चिंता, तनाव, टेंशन से अगर हम ग्रस्त हैं, या अन्य प्रकार के किसी मानसिक विक्षिप्त के हम प्रभाव में हैं, तो ये भौतिक कारण है। और दूसरा, आज हम नाना प्रकार के आदतों से, व्यसनों से हम अपने मन के गुलाम हो गए हैं। इन दो प्रकार से अगर इससे मुक्ति मिल जाए और हम अपने मन को शांत और स्वस्थ कर पाएं, इसलिए मन की व्यवस्था, हमारा मन व्यवस्थित होना चाहिए। और मन की व्यवस्थित होने का मतलब कि हम व्यवस्थित सोचना सीखें। हम सोच नहीं पाते हैं, सही ढंग से सोचते नहीं हैं। और सही ढंग से सोचने के लिए आवश्यक है सही चिंतन, सही विचार करना। जब सही ढंग से सोचते हैं, चिंतन करते, विचार करते हैं, तब हम सही दिशा में जाते हैं। इसलिए आप अपने मन को व्यवस्थित बनाना सीखिए, आप अपने मन को व्यवस्थित रखना सीखिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरत है 3 बातों का। पहली बात है कि आपका मन शांत हो, और शांत के लिए ध्यान की आवश्यकता है। मन को अगर स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, मन को व्यवस्थित बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रथम सूत्र है कि आपका मन शांत हो, और शांत करने के लिए ध्यान करिए। लेकिन आज आदमी के पास ध्यान करने का कहाँ टाइम है? 1 मिनट का टाइम नहीं है। आप शंकर भगवान की उपासना करते, वो किसकी उपासना करते थे भाई? सोचो ना जरा। वो दिन भर ध्यान में मग्न होते थे कि नहीं होते थे? कैलाश पर्वत पर बैठ करके क्या वो गाजर के हलवा बनाते थे? नहीं, ध्यान करते थे जी। देखिए ना उसको, हनुमान जी बैठे ध्यान कर रहे हैं, शंकर जी बैठे कैलाश पर ध्यान कर रहे हैं, महापुरुषों को देखिए वो ध्यान कर रहे हैं। सही कि नहीं? ध्यान से आप अपने अंदर पहुंचते हैं, अपने मन के अंदर जाते हैं, और मन को समझ करके आप शांत करते हैं। इसलिए मन को समझने को और मन को सुलझाने का जो सबसे सरलतम तरीका है, विधि है, वो क्या है? ध्यान है। दूसरा क्या है? मन को पावरफुल बनाने के लिए, मन को व्यवस्थित बनाने के लिए दूसरा तरीका है, वो क्या है? वो है सद साहित्यों का अध्ययन या श्रवण। सद साहित्यों का जब श्रवण करते हैं, अध्ययन करते हैं, सद विचार को ग्रहण करते हैं, तो इससे आपका मन पॉजिटिव होता है, और आपके मन में अच्छे विचार पहुंचते हैं, तो आपके अंदर में अच्छे अच्छे विचार भी उत्पन्न